नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आईजीएस शो में। और आज मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बिल्कुल ज्वलनशील है, हॉट टॉपिक है। कई लोग हम लोग इस मुद्दा पे चर्चा करते हैं। बेसिकली एजुकेशन, शिक्षा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, बेरोजगारी आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरी में हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या-क्या ज़रूरी है, कैसे कौन प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे आज की डेट में सारे यूथ आज स्टार्टअप में जा रहे हैं, जितने भी न्यू जनरेशन एजुकेशन कंप्लीट कर रही है वो स्टार्टअप आइडियाज़ लेके आ रही है। तो हम इन तीनों मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा करने के लिए मैंने इनवर्टेड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थ गौतम जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। पार्थ सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनवर्टेड यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में हमारे इंडिया में जितने इंजीनियर डेवलप होते हैं उतनी स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन है, लगभग 88 लाख। फिर भी इंडिया के इंजीनियर जो बनता है वो इंडिया में रुकता नहीं है, बाहर जॉब करने जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, उसकी एक वजह है। अभी अगर मैं भी बरेली में काफ़ी दिन रहूँगा तो मेरा मन करेगा कि मैं थोड़े हाथ पैर चला के बाहर चले जाऊँ। लेकिन जब ऐसे ही जो इंजीनियर बना उसको मान लीजिए 50,000 ज़्यादा सैलरी का ऑफ़र आ गया कहीं विदेश, तो वो अपने हाथ पैर ज़रूर मारेगा। और ख़ास तौर पे युवा, हम लोग की जनरेशन ऐसी है कि हम लोग को चाहिए चेंजेस। बिल्कुल, हम लोगों को देखना है एक बार हर जगह जाके, हमें हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है और वो होना भी चाहिए। ज़रूरी है। तो विदेश जाके एक बार वहाँ का एटमॉस्फेयर चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़े दिन बाद अपने हिंदुस्तान में ही इंसान वापस आएगा। और अब ख़ास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और अब इंजीनियरिंग हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती जा रही है। बीच में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि स्तर थोड़ा-सा गिर गया था। हम लोग एजुकेशन फील्ड में हैं तो हम लोग ये बात जानते हैं। बिल्कुल। पर उसके लिए अब सभी यूनिवर्सिटीज़, सभी कॉलेजेस और ख़ास करके इनोवेटिव्स बहुत कदम आगे बढ़ा चुका है इंजीनियरिंग की तरफ से। अभी मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा सारी चीज़ें इसी पॉडकास्ट में। और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में इंजीनियर जो होंगे वो अपने इंडिया में ही काम करेंगे। 87.1 लाख लगभग हमारे इंडिया में इंजीनियर जनरेट होते हैं। स्विट्ज़रलैंड का मैंने कंपैरिजन इसलिए किया था क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में वो इंडिया से बहुत आगे है। तो जब हम यहाँ पे इतने इंजीनियर जनरेट कर रहे हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद रिसर्च में हम पीछे क्यों रह जाते हैं फिर? रिसर्च में एक्चुअली हम अब आपको 2014 से पहले की आप बात कर रहे हो। 14 के बाद से हम लोग लगातार रिसर्च में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। और जितने इंजीनियर्स हमारे पास, देखिए एक दो चीज़ें हैं। इंजीनियर एक सिर्फ डिग्री लेना एक अलग चीज़ है, और एक जब हम लोग बात करते हैं वाकई दिली इच्छा है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी तो ज़रूरी नहीं है वो इंजीनियर ही बनेगा। बिल्कुल। वो आजकल स्टार्टअप में चले जा रहे हैं। हाँ। वो स्टार्टअप्स कर रहा है तो उनको भी हम इंजीनियर में काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है उसके लिए यहाँ बहुत स्कोप है। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। ज़रूरत है मेहनती लोगों की, ज़रूरत है टैलेंट की। अगर आप टैलेंटेड हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, खास करके बरेली के लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप वाकई मेहनत करना चाहते हो, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ और मैं आपको जॉब प्रोवाइड करके रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। सर, एक एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट एक आई है। हमारे इंडिया में लोग MBA, BTech, MTech, MBA, BBA बहुत सारी क्वालिफिकेशन हायर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 83% जो लोग हैं एजुकेशन यानी डिग्री लेने के बाद वो इतने काबिल ही नहीं कि उनको जॉब पे रखा जाए। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर इस बात को मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन्होंने सिर्फ नाम के लिए एजुकेशन ली है। उन्होंने वाकई ध्यान नहीं लगा के पढ़ा है, ध्यान नहीं लगा के अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करी है। और आज के ज़माने में वो टाइम आ गया है जब आपको सिर्फ कागजी पढ़ाई और सिर्फ आप डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे तो आपको जॉब मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको अपना ही बताता हूँ, अगर मैं भी किसी को रखता हूँ अपने ऑफिस में या इन्वर्टिस में और मैं फाउंडेशन चला रहा हूँ उसमें,
तो मैं सबसे पहले देखता हूँ पर्सनैलिटी। बिल्कुल। आपका बात करने का तरीका क्या है? आप बैठे कैसे हैं? आप किसी के साथ कैसे बिहेवियर आपका क्या है? सबसे ज़रूरी है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिग्री तो ज़रूर ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि पास हो जाएँगे, पर अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुँ। तो अगर वो पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चालू कर देंगे तो कोई ताकत किसी को नहीं रोक सकती। आपको ये नहीं लगता है इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़िम्मेदार है? क्योंकि आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो जो बुक्स चल रही थीं, लगभग सेम बुक आज भी वही चल रही हैं। लेकिन चीज़ें चेंज हो गई, पहले ऑरकुट थी, फेसबुक आ गया, अब इंस्टा आ गया, इंस्टा के बाद स्नैपचैट आ गई, ये सब चेंजेस आ गए, लेकिन एजुकेशन हमारी वही चल रही है, बुक्स हमारी वही चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में ज़रूरी नहीं है चेंजेस करना? बहुत ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही बनाई गई है। और धीरे-धीरे अगर हम देखें तो अब हम लोग सारे ही लोग, इवन गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कॉलेजेस भी, प्रैक्टिकल्स के ऊपर बढ़ गए हैं। अब क्योंकि वही जैसा मैंने कहा, आपने वही बात ठीक कह दी कि प्रैक्टिकल लर्निंग अब सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। बिल्कुल। तो अब उसकी तरफ सब बढ़ रहे हैं और मेरे को लगता है थोड़ा समय भारत को चाहिए। 5 साल, 10 साल मुझे लगता है कि अभी लगेंगे, पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने के लिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा और लगातार उस पर काम चल रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो ख़ास करके अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इस चीज़ में काम कर रही हैं। और इन्वर्टिस का मैं बता सकता हूँ कि इन्वर्टिस तो ख़ास करके अब इंजीनियरिंग में, और क्योंकि अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और इन सब का ज़माना आ गया है, बिल्कुल। तो अगर आप कभी इन्वर्टिस आओ, मेरा इन्विटेशन है। आपको मैं वहाँ पर दिखाऊँगा कि हम लोग इंजीनियर्स के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, हम लोग हर स्टूडेंट के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। तो आपको देखकर खुशी होगी। मेरा ये लक्ष्य है कि इन्वर्टिस से जो भी स्टूडेंट प्लेस होगा, उसको अच्छा पैकेज मिले, अच्छी जगह प्लेस हो। क्योंकि कॉलेजेस कई बार ऐसे कर देते हैं कि प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट आप दे रहे हो 8,000 रुपए महीने की। बिल्कुल। आपके यहाँ से ग्रेजुएशन करा किसी बच्चे ने, 8,000 महीने की सैलरी थोड़ी ना आप दे दो। तो हम उसको तो प्लेसमेंट में अब गिनेंगे नहीं। और लगातार प्लेसमेंट बहुत अच्छा हम लोग देने का ट्राई कर रहे हैं। और मेरा एम भी है कि 100% प्लेसमेंट, अच्छी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम लोग आगे आने वाले टाइम में इन्वर्टिस में कर पाएँगे। सर, जैसे हम लोग अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, लोग इंडिया में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन जहाँ पे हाईली क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। चाहे हम सुंदर पिचाई साहब की बात कर लें, सत्तर नडेला साहब की बात कर लें, इन सब ने पढ़ाई इंडिया से बाहर जाके हाईली क्वालिफिकेशन की करी। तो क्या ऐसी कोई पढ़ाई हम इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकते, जिससे ये लोग जो विदेश जा रहे हैं वो यही लोग जो है, ऑक्सफोर्ड का नाम है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हैं तो मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता होगा। ऐसा क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इंडिया के ऊपर? नहीं, देखिए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है साहब, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। सुंदर पिचाई जी अगर बाहर से पढ़े और आज वो गूगल के, ऐसे ही हमारे कई लोग जो बाहर से पढ़ के ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में सीईओ हैं, वो नाम हिंदुस्तान का ही रोशन कर रहे हैं। वो बुद्धि उनमें हिंदुस्तान की है, ये वो बात उनमें तो बाहर की बुद्धि नहीं है साहब। बात वो बाहर गए और उनके वहाँ के लोगों को सिखा रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी वो रोल मॉडल बन चुके हैं कि ये इंडियन था। तो बुद्धि उनमें इंडियन ही है। हाँ, पढ़ने के लिए उन्होंने ज़रूर विदेश चूज़ कर लिया, पर वो इंडियन ही उनका दिमाग है जो आज उनको उस मुकाम तक लेके गया है। अच्छा, ये एक सर बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हम लोगों को लगती है कि अगर कोई बच्चा या गर्ल या बॉय जो भी है पढ़ रहा है, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो ही वो क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, भले उसके पास नॉलेज कितनी है, तो उसको बड़ा निगलेक्ट सा कर दिया जाता है। ऐसा देखा था, अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो हमारे इंडिया की जो मेन लैंग्वेज है इंग्लिश तो है ही नहीं, और आज इंग्लिश भी बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली नहीं जाती है, वो लोग बिल्कुल। पसंद ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। फिर हम इंडियन इंग्लिश के पीछे इतना क्यों भागते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को काफ़ी चीज़ें लुभा जाती हैं। बिल्कुल। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी है जो जिन लोगों को नहीं भी आती है, उनको कुछ नया लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे एक्चुअली कई लोग जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी लोग, हम आप सब लोग को थोड़ी-थोड़ी आती होगी। तो एक दूसरे से सीखना चाहते हैं लोग, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। पर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कुछ स्कूल हैं जो शायद इंग्लिश ही बोलने पे बच्चों को फ़ोर्स कर रहे हैं। करते हैं। और मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी है, उसमें स्कूल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और उसमें करा है कि हिंदी अगर कोई बोल रहे हैं तो उस पे फ़ाइन है 1,000 रुपए का। बहुत क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, ये फॉलो करते हैं, वो जो हिंदी भी ये अलाउड ही करते नहीं हैं, मैं करते हैं। उनके लिए, मतलब मैं उनसे बहुत अगेंस्ट हूँ। और अगर कोई स्कूल ऐसा करता है और मेरी जानकारी में आता है, तो मैं उस पे कार्रवाई का भी चाहे कोर्ट जाना पड़ेगा,
जो भी करना पड़ेगा मैं उस पे कार्रवाई के आदेश करा के लाऊँगा। बिल्कुल, तो आपको लगता है इंग्लिश एक हमारी मेन लैंग्वेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब। तो आपके यहाँ जो इंटरव्यू लेने आती हैं कंपनियाँ, तो आप उनसे पहले कहते हैं कि इन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो मत करना, नहीं, इन्फ्लुएंस? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूँ जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में स्टूडेंट से बात करें। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन में ऐसे कौन से सुधार आने चाहिए जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया 83% लगभग है जो पढ़ा लिखा है, वो अपने ट्रैक पे आ पाए, और जो स्टार्टिंग से ही, अब इससे अच्छा तो लोग आजकल एसी रिपेयर करने वाले कारपेंटर, ये लोग उससे ज़्यादा पैसे कमा ले रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसा क्या चेंजेस आने चाहिए कि जो लोग तुरंत जो अपनी पढ़ाई पूरी करते ही जॉब मिल जाए जिन्हें? जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल लर्निंग 100% इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। सिर्फ किताबी पढ़ाई अगर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल। अगर 100% प्रैक्टिकल लर्निंग चालू होनी चाहिए, जिससे कि प्लेसमेंट और इंडस्ट्री रेडी, खासतौर पे इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट को 3 साल में, अगर ग्रेजुएशन 3 साल की कर रहा है, 2 से 5 साल की कर रहा है, तो इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट को होना चाहिए। उसके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम अब चलना चाहिए कि इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट हो और उसको तुरंत प्लेसमेंट मिल जाए। जैसे पहले की हम पढ़ाई करते थे, ट्रिग्नोमेट्री होती है, हिस्ट्री में कुछ सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम पढ़ते तो ज़रूर है क्योंकि हमें उस समय पास होना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो हमारे को आगे कभी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल। क्या हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहाँ काम आ रहा है? बिल्कुल आपकी ठीक बात है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये अब, और मेरे को लग रहा है धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। बिल्कुल, स्किल इंडिया आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की भी योजना है, मुख्यमंत्री की भी योजना है, उसमें स्किल इंडिया करके वो कई सारे स्कीम्स लेके उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये ग्रेजुएशन में और 12th में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये बस थोड़ी सोचने वाली मुझे लग रहा है बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कॉलेज में आपको नहीं लगता है कुछ ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से हो जाए, जिसमें कंपलसरी मार्क्स मिले, जिसके बिना वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही ना पाए, जिससे उसकी जॉब में हेल्प हो? बिल्कुल, तो मैं साहब आपको अपना ही बता सकता हूँ, हाँ क्योंकि जी। मैं कोई सरकार तो नहीं हूँ, पर मैं इन्वर्टिस का आपको फिर बता सकता हूँ। मैं बार-बार आपको उदाहरण दूँगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन से मुझे बार-बार इन्वर्टिस ही याद आ जा रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होने चाहिए, और अभी मैं भी बात कर रहा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। हाँ जी। तो हम लोगों ने लिंक्डइन लर्निंग, एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका लाइसेंस साल का 11,000 रुपए का है। वो हम लोगों ने अपने सभी बच्चों के लिए, हम लोगों ने बाय कर लिए हैं एज़ इन्वर्टिस, और इन स्टूडेंट से 1 भी रुपए चार्ज नहीं करते हैं उसका, और हमने उनको कंपल्सरी करा है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का कोर्स सारे ही लोगों को कंपल्सरी है। उसके अलावा अपने-अपने डिपार्टमेंट से 2-2 कोर्स सब लोगों को कंपल्सरी है, उनका प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। अगर वो उसमें पास नहीं कर पाते हैं, तो उनको उसको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाएँगे। तो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। इससे प्लेसमेंट रेडी स्टूडेंट, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा फ़र्क आएगा। बिल्कुल। सर, गुरु द्रोणाचार्य ने जी। पांडवों को जो शिक्षा दी, वो हर एक के अकॉर्डिंग दी। जी, यानी हर एक को एक जैसी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि हर पढ़ने की अपनी कैपेबिलिटी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे इंडिया में ये मिथ बनाया जाता है कि 12th करोगे, बीकॉम करोगे, एमबीए करोगे तो ही आप क्वालिफाइड माने जाओगे। मतलब उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता कि उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। तो ये चेंजेस कैसे होंगे? देखिए, ये चेंजेस धीरे-धीरे मुझे लगता है टाइम के साथ ही हो सकते हैं, क्योंकि इस चेंज में कोई सरकार इस चेंज को नहीं कर सकती, कोई नियम इसको नहीं कर सकता। इसको अभी धीरे-धीरे लोगों की सोच बदलेगी। अभी आप जब देखेंगे, हमारी जनरेशन जब बड़ी होगी, जब हम लोगों के भी बाद जनरेशन आएँगी, तो उन जनरेशन में आपको ये चेंज मिलेगा। पर जो हमसे बड़े हैं, मान लीजिए जो 50 प्लस लोग हैं, 60 जी। प्लस लोग हैं, आप उनको नहीं समझा सकते, और उनको हमें समझाना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो सोच है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और उस पे चलना चाहिए, उनका एक आदर सम्मान करना चाहिए। पर समय के साथ-साथ जब हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, और अब जो बच्चे स्कूल में अब हैं, वो लोग अब आगे बढ़ेंगे, तो ये सोच में अपने आप चेंज आ जाएगा। इसमें किसी नियम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बोले अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे पीसीएम दिला दो, क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक है। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है उसे कॉमर्स दिला दो, जो बिल्कुल गया गुजरा उसे आर्ट दिला आर्ट दो। दिला दो, करेक्ट। तो ये जो हम सब लोगों ने अपनी एक सोच बना रखी है, क्या ये सही है? इससे खराब सोच कोई नहीं है। इससे खराब सोच कोई नहीं है। बच्चा 10th से पहले कितनी परसेंटेज लाए, चाहे वो 99 लाए, तो वो आर्ट्स भी ले सकता है अगर उसका मन है।
अगर वो 50 लाए तो वो पीसीएम भी ले सकता है। जो उसका मन है उसको वो करना चाहिए, तभी स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। तभी अब मान लीजिए मेरा मन है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ मेरे को लेनी है और मेरी परसेंटेज आई 96, मुझे फ़ोर्स कर दिया पीसीएम के लिए, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है पीसीएम से, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा? बिल्कुल। मैं बिना मन के पढ़ाई करूँगा तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये जो सिस्टम मेरे को लगता है जो हम लोगों की अभी सोच में है और कुछ लोगों की सोच में है, इसको बदलने की हमें ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट और बच्चा जिसका जो मन करे वो कर सके और उसी फ़ील्ड में वो आगे बढ़ सके। अब इसमें आपने बात सही की, लेकिन हर पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है कि उसका बच्चा पैसे कमाए, जी, और पैसे कमाने के लिए इंजीनियरिंग, डॉक्टर पेशा आज की डेट में सबसे ऊपर है। आपने भी नीट देखा, नीट के एग्ज़ाम में कितने बच्चों के सेम परसेंटाइल जी, आ गए, 67 बच्चों को, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जी, और ये तक पता चला कि शायद 7-7 करोड़ रुपए दे के वो कुछ किया गया है, जी, पूरी ये पता चली जी, बातें। अब वो दे रहे हैं पैसे, यानी इसका मतलब है वहाँ से उससे ज़्यादा अर्निंग की उम्मीद है, बिल्कुल। तो इसलिए आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम तो बस पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, अपने स्टैंडर्ड या अपने खुशी के लिए तो किया ही नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये सोच गलत है। अगर ऐसा लगता है कि पीसीएम करके ही ज़्यादा पैसे कमाएँगे, तो वो सोच गलत है। अभी आपके सामने मेरे साथी हैं विनय शर्मा बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या कोर्स करा होगा? ये महीने का 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे? इन्होंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं करी है था। अच्छा, सोशल मीडिया से ये पैसे कमा रहे हैं। सोशल में ऑनलाइन तो तो बहुत पैसा है। ऐसे अब ये मिथ कि पीसीएम करके और मास्टर्स करके ये ही पैसे कमा सकते हैं, ये अब एक मिथ ही है साहब। टैलेंट होना चाहिए और मन होना चाहिए मेहनत करने के लिए। आपको सोच में ये होना चाहिए कि अब हमें ये काम करना ही है, तो आप वो काम कर ही लोगे। वो सर एक वर्ड है WHO और HOW, तीन ही सेम अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन दोनों का प्रोनंसिएशन थोड़ा-सा WHO हू, जी। हाउ। आप जब पढ़ लिख के कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए यूज़ होता है हाउ आर यू, हुँ, लेकिन आप पढ़ लिख के कामयाब नहीं हो पाते तो आपके लिए यूज़ है हू हू आर आर यू। यू? तो अल्टीमेट आदमी को तो कुछ पढ़ना ही है, कुछ बनना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल बनना है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीएम लें या पीसीबी लें। बनने के लिए ज़रूरत है आपके अंदर एक आपको सोच होनी चाहिए कि आपको ये बनना है, तो आप बन जाओगे और उसके बाद इतना नाम होगा कि आपको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने अभी विनय सर का एग्जाम्पल दिया, जी। ऐसे ही मुकेश अंबानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग इन चीज़ों में नहीं फँसे। आपको सैकड़ों एग्ज़ाम्पल दिखेंगे ऐसे। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए करेंगे, फिर शादी जी। करेंगे, बच्चे, उन्होंने अपने को जो स्टैंडर्ड उनके थे, स्किल्स जो थी, उसको अपग्रेड किया बिल्कुल, बिल्कुल। और आज वो एक मुकाम पे हासिल किया। तो कहीं न कहीं हमारे को पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि बच्चे को जो करना है, जी। वो उसे करने दें, ठीक है, बेसिक एजुकेशन वो ले ले। बिल्कुल, ये सर बहुत ज़रूरी है, बेसिक एजुकेशन बिल्कुल लें, पर सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो आपका बच्चा करना चाहता है, उसको उस फ़ील्ड में ट्राई ज़रूर करने दें। ऐसा ना करें कि उसको आप उस फ़ील्ड से मना कर रहे हैं काम करने के लिए और आप उन पे प्रेशर बना रहे हैं कि पीसीएम ही लो, पीसीबी ही लो, तो ही आगे जाओगे। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा करना बंद कर दें, जिसका जो मन है उसको वो करने दें, क्योंकि आज ज़माना बदल गया है साहब। ये आपको समझना होगा कि ये ज़माना वो नहीं रहा है, अब बच्चे को जो मन है वो करने दीजिए प्लीज़। चलिए सर, एजुकेशन सिस्टम पे हम लोगों ने पूरी बातें करी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेरोजगारी। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, जी। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है हर 3 में से 1 बंदा बेरोजगार है इंडिया में। यानी हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में 140 करोड़ की लगभग की है, और जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, और सबसे ज़्यादा यूथ ही बेरोजगार है। जी। आपको क्या लगता है ये बेरोजगारी अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप कैसे दूर करोगे? इसका आंसर मैंने पहले में ही बता दिया है कि कैसे ये सब दूर हो सकता है, कैसे ये सब बदल सकता है। मैंने पहले ही अपनी जो चीज़ें बोली हैं, उसमें आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। और जो आप बात कर रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोज़गारी की, मतलब इसमें मुझे लगता है कि यही वजह भी है कि स्टूडेंट पे प्रेशर बनाया गया। वो अपने हिसाब का काम, अपने हिसाब की पढ़ाई नहीं कर पाया। उसने बिना मन से पढ़ाई करी, इस वजह से उनको कहीं न कहीं जॉब नहीं मिली। क्योंकि मैं ये आज की डेट में नहीं मानता हूँ कि हमारे पास जॉब नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ साहब, मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी है और उसमें हर दिन 14 लोगों के लिए पोस्ट करते हैं हम जॉब, अच्छा। और हमें ढूँढना मुश्किल हो जाता है।
मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। बिल्कुल। आप कह रहे हो 140 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल हैं, पर हम लोग हर रोज़ जॉब ऑफ़र निकाल रहे हैं, पर हमें लोग नहीं मिल रहे। कैपेबल लोग नहीं मिल रहे हैं आपको। क्योंकि उन लोगों ने उस फ़ील्ड में पढ़ाई नहीं करी है, पढ़ाई करी है तो सिर्फ़ पढ़ाई ही करी है, प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने लेने की कोशिश नहीं करी कुछ है। नहीं करें। तो वही बात है कि अगर हम लोगों को एक जॉब भी फाइनल करने में 1-1 महीना लग रहा है, तो ऐसा नहीं है हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब बहुत हैं। पर उस हिसाब से पढ़ाई मुझे लगता है कहीं न कहीं लैग करी है। उस हिसाब से आज जिस हिसाब से इंडस्ट्री को ज़रूरत है लोगों की, वैसे स्टूडेंट हमारे नहीं ट्रेन हुए हैं। लेकिन अब उस पर इम्प्रूवमेंट चालू हो गया है और अब मुझे लगता है कि ये हमारा जो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। सर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना है, लेकिन उसके लिए जो हमारी यूथ है वो सोशल मीडिया के ट्रैप में ऐसा फंसा हुआ है, जो बहुत बड़ा भी बनना चाह रहा है लेकिन बिना करे बनना चाह रहा है। करेक्ट। पहले के लोग जो हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव करते थे, वो आज की यूथ में बहुत रेयर मिल पा रहा है। तो यूथ को क्या सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना चाहिए, या क्या सोशल मीडिया का रोल है इसमें? सोशल मीडिया का जो रोल है वो एक्चुअली पॉजिटिव भी है और थोड़ा-सा नेगेटिव भी है। 50-50 भी नहीं, 90% पॉजिटिव है और 10% नेगेटिव है। ये एक्चुअली सोशल मीडिया की तो कोई गलती नहीं। सोशल मीडिया तो हम लोगों के लिए अच्छे के लिए ही है। हम लोग मैं खुद भी रोज़ सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं तो दिन का 1 घंटा सोशल मीडिया में देता भी हूँ। मेरे को लगता है उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब वो हम लोगों के ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। हम उसको अपने काम के लिए यूज़ करें या हम बेकार की चीज़ें देख लें, वो हम लोगों के ऊपर है। अगर मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ और अगर मैं आज अपना फाउंडेशन चला रहा हूँ, तो उसके 90% आइडिया मुझे सोशल मीडिया से ही आते हैं। लेकिन मैं ढूँढता हूँ वो, इसलिए मुझे मिलता है। लोग अब फालतू की चीज़ें अगर कुछ देख रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं करा जा सकता, उसमें सोशल मीडिया की तो कोई गलती नहीं, पर सोशल मीडिया बहुत फ़ायदेमंद है और आने वाले टाइम में वो बहुत फ़ायदा करेगा। मतलब उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपको यूज़ उसे कैसे करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। सर एक स्टडी कहती है ईयर 2000 से 2019 तक अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ा है। यानी सिर्फ पेंडेमिक में बस थोड़ा-सा वो डाउन हुआ था उन जी, 2 सालों में, बाकी ये लगातार तेज़ी से इंक्रीज़ करा है। जी। तो इसका मतलब क्या 19 साल लगभग जो तेज़ी से बढ़ रहा है, 19 साल में हम लोग इतने लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, या हम उतनी जॉब ही जनरेट नहीं कर पाए? नहीं, मैंने आपको बताया जॉब हम जनरेट कर पा रहे हैं। जॉब हम लोग जनरेट कर रहे हैं सर। जॉब इतनी क्योंकि आप हमारी पॉपुलेशन देखेंगे, अगर आप एक सर्वे देखेंगे मेरे ख़्याल से अगर मैं अपने फ़ोन में दिखाऊँ या आप बाद में देख लीजिएगा कि स्टार्टअप का रेट कितना बढ़ा। स्टार्टअप की परसेंटेज कितनी बढ़ी है, 2014 से पहले क्या परसेंटेज थी और 14 के बाद स्टार्टअप की क्या परसेंटेज? फेलियर ऑफ परसेंटेज भी बहुत हाई है नहीं, स्टार्टअप फेलियर का। है, आप कोई भी काम करेंगे तो फेलियर तो उसका मिलेगा ही। बहुत हाई है। मिलेगा ही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पर स्टार्टअप कितने हुए? आप बिल्कुल। ये बताइए, स्टार्टअप की परसेंटेज कितनी बढ़ी है? एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो नहीं, आपको अच्छी पता खासी चलेगा बढ़ी है स्टार्टअप। ट्रिपल से ज़्यादा बढ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ी है। तो अगर किसी ने 2004 स्टार्टअप करा, तो उसने एक आदमी तो रखा ही होगा, बिल्कुल रखा है, एक आद बिल्कुल रखा तो उस हिसाब से अगर आप देखो फेलियर ज़रूर है। फेलियर अगर मैं भी कोई काम कर रहा हूँ आज, तो मेरे को गारंटी थोड़ी है कि सक्सेसफुल हो ही जाऊँगा मैं। फेलियर हो ही सकता है। आप आज पॉडकास्ट कर रहे हैं साहब, क्या पता ये चले ना चले। है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम बंद कर दें। बिल्कुल। हमें तो मेहनत करते रहनी है और अब मैंने आपको जैसा कि बताया, प्लेसमेंट बढ़ेगा, आप ये कहीं लिख के ले सकते हैं, लोग प्लेस होंगे और बस ज़रूरत वही है, हम लोगों को समझने की कि जिसका जो मन है उसको वो करने दें, तो ज़रूर बढ़ेगा। मेरा यही मानना है पर्सनली। आपको ये नहीं लगता कि हम लोग जैसे इंडिया में जो कंपनी है उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे पेप्सिको या जो बाहरी कंपनी इंडिया में आती हैं उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके बिल्कुल। बाहर ले जाती हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से कराती हैं, करेक्ट। ये सब चीज़ें कराती हैं। तो इंडिया को डेवलप ऐसे करने के लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे इंडिया की डेवलप हो? अब हम बरेली में बैठे हैं, जी, हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 70 किलोमीटर दूर हमारा रुद्रपुर है और जी, 70 किलोमीटर दूर ही हमारे पास सितारगंज है, जी, वो इंडस्ट्री हब है। जी, हम बरेली में इतने अच्छा कल्चर एनवायरनमेंट होने के बावजूद हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते जी। हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल, अब तक है, अब तक था। अब हमारे सीएम साहब आए थे, उन्होंने इंडस्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी पार्क पास कर दिया है और उसमें अभी मैं नाम नहीं रिवील कर पाऊँगा क्योंकि कुछ गाइडेंस अभी मतलब गाइडलाइंस हैं, कुछ अभी हम जी। नाम नहीं बता सकते।
पर 3 कंपनी से हमारा टाई अप ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही वो पार्क बनेगा करीब 1500 सीट की वो यहाँ पर वैकेंसी लाने वाले हैं और उसमें हमने ये भी उनसे कहा है कि आप प्रायोरिटी ये रखिएगा कि बरेली का अगर कोई आ रहा है तो उनको प्रेफ़रेंस बिल्कुल, दी जाए। और आईटी पार्क हमारा सबसे शानदार बनने जा रहा है। मेरे को लगता नहीं कि यूपी में ऐसा पार्क है। अच्छा। जी। सर आजकल वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, एक सर्वे में पता चला है कि इतनी बड़ी पढ़ाई हो लेकिन उन्हें नौकरी जो मिल रही है वो एवरेज 12,800 रुपए की मिल रही है। जी, यानी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का एमबीए, बीटेक करने के बाद 12,800 रुपए, और शायद इतने का तो वो पेट्रोल फूँक देते होंगे जी। अपने पढ़ाई के टाइम पे। तो 12,800 में खर्चा कैसे चलेगा? 12,800 में खर्चा आप ठीक कह रहे हो नहीं चल सकता, पर मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि जो 12,800 कमा रहा है, वो भी अच्छा है। क्योंकि अभी हमारे पास कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कमा रहे। बिल्कुल। तो अभी हमारा मेन फ़ोकस कितना कमा रहा है उस पे नहीं होना चाहिए। अभी हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए कि कोई कमाने पे आए। जो नहीं कमा रहा है पहले वो कमाए। अगर आप सोचिए, अगर हर नागरिक हिंदुस्तान का पैसे कमाने लग जाएगा, इससे मैटर नहीं है कि वो कितने कमा रहा है। पर अगर हर नागरिक कमाने लग जाएगा तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो इसलिए अभी हम लोगों की प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि क्या पैकेज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अभी हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हर एक इंसान जॉब पाले। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, आपने सही बात बताई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है नहीं और वो जी। आता है सीधा चाहता है मुझे एसी वाली जॉब मिल जाए, 10 से 5 ही ड्यूटी बजाऊँगा चले वो जाऊँ, पॉसिबल नहीं है सर। वो पॉसिबल। पॉसिबल। आपने अभी एक सर इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया था जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनी जी, आई थी जी। और 5,000 से ज़्यादा का शायद आपने प्लेसमेंट कराया था। करेक्ट। तो आपको ये नहीं लगता है जैसे इन्वर्टेड यूनिवर्सिटी ने एक पहल करी, जी। ये सबको पहल करनी चाहिए जिससे एटलीस्ट बरेली का कुछ रोजगार हल हो, कुछ समस्या खत्म हो? देखिए, करनी तो सभी को चाहिए, पर एक्चुअली बोलने में और समझने में बहुत आसान लगता है। बिल्कुल। पर प्लेसमेंट फेयर इतना बड़े लेवल पे लगाना वाज़ नॉट ईज़ी। बिल्कुल ठीक। वो हम ही लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे लगाया पहले है, करना कितनी है। मेहनत उसके पीछे करी है, हमारे बच्चों ने, हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी है। लगाना बिल्कुल चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कौन इतनी मेहनत कर सकता है। हम लोग तो फ़िलहाल हर साल लगाएँगे। हम लोग हर साल लगाएँगे और उसमें एक बात ये भी थी कि बरेली के जो रेज़िडेंट्स थे, अगर वो कहीं और भी रहते हों, तो वही आ सकते थे। उनके पास रेज़िडेंट वो बरेली के होने चाहिए थे। तो जयपुर से एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जयपुर से 30 बच्चों की एक बस भर के आई थी। वो रेज़िडेंट बरेली के ही थे, ओके। 30 लोग, और वो जॉब शायद या कुछ जयपुर में कर रहे थे, पर उनको यहाँ पे आने का मन था। 30 लोग एक बस से आए और वो रेज़िडेंट थे, उन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ़ दिखाया और उनको उसमें एंट्री मिल गई। तो बरेली के लिए काफ़ी बड़ा काम हम लोग करेंगे और अब ये हर साल करेंगे। ये अच्छी बात है। जी। सर स्टार्टअप, हमारा जो इंडियन माइंड है वो बहुत ही क्रिएटफुल है, क्रिएटिंग है, वो कुछ ना बहुत कुछ इनोवेटिव। नया जी, इनोवेटिव कुछ ना नया करता रहता है। बिल्कुल। तो स्टार्टअप में बच्चों के पास आइडिया हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं और स्टार्टअप आ गया है। तो क्या हमें कोई स्टार्टअप का ऐसा फेयर नहीं लगाना चाहिए जिसमें लोगों के आइडिया आएँ और हम उनको रजिस्ट्रेशन और वो सब करा के देते चलिए आप ये अपना सेटअप करिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, आपका आइडिया ये बहुत अच्छा है। मैं फेयर लगाने पे और 3 महीने बाद वर्क करूँगा। अभी मैं एक्चुअली हम लोग इन्वर्टिस में इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं अच्छा। और मेरे को लगता है 1 महीने के अंदर-अंदर रेडी हो जाएगा और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इंडिया के टॉप 5 इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाएगा। वेरी गुड। और उसमें हम लोगों ने ये करा है कि सिर्फ़ इन्वर्टिस के ही नहीं, पूरे बरेली में जिसके पास भी स्टार्टअप आइडिया है, वो हमारे पास आए, हमें पिच करे। अगर हमें उसका आइडिया पसंद आता है, तो हम उनको अपने इंक्यूबेशन में एंट्री देंगे। बिल्कुल। उनको वहाँ पे उनकी पूरी हेल्प होगी, वहाँ पे इंडस्ट्री से ट्रेनर्स होंगे, जो स्टार्टअप को अच्छा उनको बता सकते हैं और अच्छा-अच्छा उन्हें आइडिया दे सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता सकते हैं। ऐसे हम वहाँ ट्रेनर परमानेंट रखेंगे और उससे वो सीखेंगे और उनको हम गवर्नमेंट से ग्रांट दिलाएँगे, गवर्नमेंट से फंडिंग दिलाएँगे और हम खुद भी उनको फंडिंग करेंगे। एज़ इन्वर्टिस भी हम फंडिंग करेंगे, तो अब बरेली में ये प्रॉब्लम समाप्त होने जा रही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई व्यूअर्स के लिए हमारे, बहुत बढ़िया कि अगर आपके माइंड में भी कुछ आइडिया है जी। जो आप शेयर करना चाहते हैं तो 1-2 महीने बस वेट करिए, आपका समय आने वाला है। आप उससे पहले भी शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9570656565। आप इस नंबर पे अपने जो भी आइडिया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरे से मिलने भी आ सकते हैं। आप अभी से बताना चालू करेंगे, तो मैं आपके लिए वर्किंग करके रखूँगा और 1-2 महीने के अंदर-अंदर आपको वर्क स्पेस भी दे दूँगा।
जैसे सर एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, जी। ऐसे करके बहुत स्टार्टअप आए, बोट का स्टार्टअप आया। जी। हमारे टेक्स की बात करें, क्लियर टेक्स, ऐसे कई सारी कंपनी स्टार्टअप्स लेके आई जो आज बहुत बड़ी फंडिंग क्रिएट कर चुकी हैं। तो इन स्टार्टअप्स में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्टार्टअप में हमें करना क्या-क्या है। क्योंकि हमारे पास भी कई लोग आते हैं बिल्कुल ठीक स्टार्टअप बात। रजिस्टर कराने, हम करके पूरा प्लेटफ़ॉर्म बना के दे देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे ग्रांट लेनी कहाँ से और बिल्कुल। कितनी लेनी है और उसको मेंटेन कैसे करना है। ठीक। जैसे ओयो की भी कंपनी में इस एक कंपनी में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे डायरेक्टर्स को पता ही नहीं चला उसकी इतनी वर्थ थी और उसको डायरेक्टरशिप से हटा हाँ दिया जी। गया। ऐसा भी किस्सा हुआ। तो करेक्ट। ये अवेयरनेस फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी दें। बिल्कुल। आप अभी अमन गुप्ता जी से मिले थे बोट कंपनी के। जी। वो भी एक स्टार्टअप चला रहे हैं और वो भी सीए हैं, जी। जो चला रहे हैं बोट कंपनी, उन्होंने छोड़ के बिल्कुल। इसमें आ गए। सर लगभग 400 से 500 लोगों को उन्होंने काम दिया और आज 10,500 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली है। बिल्कुल। तो आजकल जो ट्रेडिशनल लोग बिज़नेस करते हैं, उससे तो इतना पैसा नहीं बन सकता है। करेक्ट। तो स्टार्टअप के लिए कैसे लोगों को करें कि नहीं भई आप स्टार्टअप करो? एक्चुअली स्टार्टअप अब मुझे लग रहा है समय के साथ-साथ हम लोग समझ रहे हैं कि स्टार्टअप को क्या वैल्यू मिल सकती है और ख़ास करके जैसे आपने अमन गुप्ता जी की बात करी, उनको हमने इन्वर्टिस बुलाया ही इसलिए था ताकि का इन्वर्टिस का स्टूडेंट उनकी एक कहानी सुन के सीख सके कि ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचा। उनको वो पहले जेबीएल में एम्प्लॉय थे मेरे ख़्याल से और उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करी थी कंपनी से। तो उनकी वो सैलरी बढ़ी नहीं तो उन्होंने कह दिया था कि मिलते हैं फील्ड पे। तो उसके बाद उन्होंने बोट, अब मुझे लगता है इतना बड़ा नाम बन चुका है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी कहानी से काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए और स्टार्टअप हमारे उनके आने के बाद से कम नहीं तो मेरे पास 100 से 150 स्टूडेंट आ चुका है कि हमारे पास ये आइडिया है, हमारे पास ये आइडिया है। वो उनके से मोटिवेट होके ही आए हैं। तो मैं एक ये सोच सकता हूँ कि ऐसे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका स्टार्टअप काफ़ी ग्रो कर चुका है, उनका एक हम टॉक शो बरेली के लिए करा सकते हैं, बिल्कुल। ताकि उससे हमारा यूथ मोटिवेट हो और उसमें एंट्री हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखें सभी की, सब लोग उनको सुनें और उससे मोटिवेट हो कि कोई इंसान स्टार्टअप करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो इस पे मैं बिल्कुल वर्क करता हूँ। सर आप स्टॉक जैसे एक कंपनी है, जी। उसमें उनकी सैलरी 2 डायरेक्टर हैं, उन दोनों की सैलरी है 70-70 करोड़ रुपए। यानी 140 करोड़ की जनता और उन दोनों की सैलरी 140 चलो करोड़। सोचिए। कहाँ तक आप कमा सकते हैं इसकी तो शायद कोई लिमिट रह ही नहीं गई है। नहीं, बस आपका आइडिया और आप सही ट्रैक पे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दें, बिल्कुल ठीक तो बात वो कह रहे हैं आप। कर सकते हैं बिल्कुल लोग। ठीक बात कह रहे हैं। सर हमने बात कर ली एजुकेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, स्टार्टअप की। अब बात करते हैं थोड़ी पॉलिटिक्स की। जी। सुनने में आ रहा है कि आप भी मेयर और विधायक की रेस में लगे हुए हो। पार्थ गौतम फाउंडेशन लगे पानी के कैंप लगा रही है। जी। आप फूल पेड़ बांट रहे हो, जी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आप जा रहे हो। मेयर इलेक्शन जब हुए तब भी आपने दोनों बार बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट जी। किया, जाके बड़ी मीटिंग्स करी, सभाएं करी। तो क्या आप अपने पापा को एमपी और आप अपने आप को विधायक या मेयर देखना है? अ, पापा तो पॉलिटिक्स में हैं, अब वो जितना आगे जाएँ मेरे लिए उतना अच्छा है। और मेयरल इलेक्शंस जब हुए तो मेरा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी था। मेरे फादर इलेक्शन लड़ रहे थे और मेरे को उनको सपोर्ट करना मेरा एक ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा प्यार है उनके लिए। और मेरा जहाँ तक कि पॉलिटिक्स में जाने की बात है, मैंने अभी ऐसा पॉलिटिकल कुछ सोचा नहीं है। जनता की सेवा करना इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति में आना हो। आप अगर हमारे कई लोग जो भी राजनीति में आए हैं, वो लोग सेवा करके राजनीति में नहीं आए। किसी ने नहीं सेवा करी। अगर आप ये आस-पास कहीं भी देख लें, तो वो तो टिकट मिल गई, विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले से कोई नहीं करता। पहले कोई नहीं और करता। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र ही क्या है। मैं अभी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जनता का प्यार चाहिए सर। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर जनता आदेश देगी कि बन जाओ, तो अलग बात है। पर मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं नेता बनूँ और फिर सेवा करूँ। मेरा मानना है कि सेवा कोई इंसान ज़रूरी नहीं है विधायक, सांसद, मेयर बन के ही कर सके। सेवा हर इंसान कर सकता है। अगर उसके पास वाक़ई भगवान ने कुछ दिया है, तो बिल्कुल। उसको सेवा करनी चाहिए। तो मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी जो जनता का आदेश होगा, उसका पालन करूँगा। मतलब आपने ये भी कह दिया मैं करूँगा भी नहीं, और ये भी कह दिया अगर मिलेगा टिकट तो छोड़ूँगा भी नहीं। जनता का आदेश पालन करूँगा, टिकट ऐसे लूँगा ही नहीं सामने। अच्छा, जब जनता आदेश करेगी कि हाँ भाई टिकट ले लो, तो तब मतलब तो फिर छोड़ूँगा तो नहीं।
बिल्कुल, तो अब तो मेयर की सीट जब खाली हो गई, अब अगले चुनाव में जब वो दूसरे चुनाव लड़ेंगे आपके पापा, तो सीट खाली हो गई। साथ में विधायकी का इलेक्शन भी आने वाला जी। है। तो मेयर या विधायकी? फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, सेवा करनी है साहब। ओके। वो मैं एक ऐसे इन्वर्टेस चलाता हूँ और पार्थ गौतम फाउंडेशन चलाता हूँ, मैं उससे भी कर सकता हूँ। और अगर जनता कहे विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बन जाओ, तो अगर जैसे चाहेगी मैं वैसे सेवा करूँगा। मेरे को सेवा करने से मतलब है और मुझे बरेली को ख़ास करके बहुत आगे बढ़ाना है। तो बरेली को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ मुझे लगेगा कि मैं वहाँ जाकर बरेली को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं वहाँ जाकर बरेली को आगे बढ़ाऊँगा। और मेरा टारगेट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर हमारा बरेली होना चाहिए। यहाँ के सभी लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। और मेरे को लगता है इस जीवन में मैं अगर बरेली को नंबर 1 बना पाया, तो मैंने अपने जीवन का सब कुछ हासिल कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। सफाई के मामले में इंदौर है, तो हमारा जी। भी शहर कहीं न कहीं जाना चाहिए। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, जो बॉलीवुड मूवी जितनी भी बनती जी। हैं, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, वो हमारी बरेली की यूज़ करी जाती है। ना ठेठ भाषा उसमें, ना अवध है, ना मिस्री है, कोई भाषा नहीं। उसमें बरेली की सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करी बिल्कुल। जाती है सारी मूवीज़ में। सब में यही होती है, करेक्ट। तो हमारा बरेली का बहुत नाम है, बस हम लोग अपने आप को थोड़ा-सा बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उस जी। चीज़ की। करेंगे। आने वाले समय में बरेली ही जाना जाएगा और बरेली से ही उत्तर प्रदेश जाना जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी, सबने हर बात का बहुत ही बखूबी जवाब दिया और बिल्कुल मुझे लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन और सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें आपका दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।